पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये वुफेंग की एक्स गर्लफ्रेंड लिनलिन उसके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहती थी, पर तभी वुफेंग की हेल्प करने के लिए किंग जूजू पहुंच जाती है, जो अपने अमेजिंग स्टाइल से उसको जलील करने के बाद वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ मिस्टर मा, जो कि ये वुफेंग से बदला लेना चाहता था, वो उसके होटल के खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगता है। इसलिए रात को जब ये वुफेंग डॉक्टर जाओ के साथ अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, तभी मिस्टर मा अपने गुंडों के साथ उसके रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही ये वुफेंग को ये खबर अपने होटल के एक स्टाफ के थ्रू मिलती है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रहा था कि आखिर कौन लोग आए हैं और क्या कह रहे हैं। वो काफी घबराते हुए बताती है कि बॉस, असल में ये केस एक फूड पॉइजनिंग का है, इसलिए वो लोग हमारा होटल बंद करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि हमारे होटल से एक बंदा खाना खाकर गया और उसकी हालत खराब हो गई, इसलिए सेक्शन चीफ सॉन्ग खुद यहाँ पर आई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे होटल को बंद करवाने के लिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ खड़े होते हुए कह रहे थे कि ये वुफेंग, ये मैटर तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं नीचे जाकर उन सभी को खुद हैंडल करूंगा। वुफेंग उन्हें रोकते हुए कह रहा था कि मिस्टर जाओ, आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी और वो नॉर्मल चेकअप के लिए आए होंगे। उन्हें कोऑपरेट करने की जरूरत है, इसलिए होटल का ओनर होने के नाते मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालनी होगी। वुफेंग को जाता देखकर किंग जूजू भी उसके साथ जाने की जिद करती है। दूसरी तरफ मिस्टर मा के गुंडे एक एक करके होटल में से सभी लोगों को बाहर भेजते जा रहे थे। वो उन्हें डराते हुए कह रहे थे कि जल्दी यहाँ से निकलो, ये होटल बंद करने वाला है, हम लोग हेल्थ ब्यूरो से आए हैं। दूसरी तरफ सेक्शन चीफ सॉन्ग तो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि कहाँ है तुम्हारा बॉस, जल्दी उसे बाहर निकलने को कहो, हमें उससे बात करनी है। ये होटल जल्द से जल्द बंद कराना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट काफी घबराते हुए कह रहा था कि सर, अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो आपको किचन में जाकर चेक करना चाहिए, ना कि यहाँ शोर मचाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग का किस्सा इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जितना आप बना रहे हैं। हमारे होटल में हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, आप जाकर एक बार कंफर्म कर सकते हैं। इधर ये बंदा तो उसे टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए कह रहा था कि जानते हो ये क्या है, ये टेस्ट रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि इस खाने में बैक्टीरिया भरा हुआ है, अलग अलग तरीके के वायरसेस निकले हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बाद इस होटल को कंटिन्यू होने दूंगा? अगर ये होटल खुला रहा तो सोसाइटी पर एक काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, ये सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, हम इस होटल को बंद कराएंगे। तभी वहाँ पर चीफ जाओ आ जाते हैं, जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आखिर क्या बकवास चल रही है यहाँ पर, तुम्हें किसने हक दिया इस तरीके से शोर मचाने का और ये कहने का कि ये होटल तुम बंद करा के रहोगे? चीफ सॉन्ग तो कहता है डॉक्टर जाओ से कि तुम बीच में मत पड़ो ओल्ड मैन, ना तुम यहाँ के बॉस हो और ना ही ये तुम्हारा मैटर है, तो इससे दूर रहो। मैं यहाँ पर सिर्फ इस होटल के ओनर से बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं हेड हूँ हेल्थ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा एरा गहरा बंदा हूँ जो किसी के भी होटल में आकर उससे बकवास करूंगा? अब ये एरा गहरे वाली बात सुनने के बाद तो डॉक्टर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर वुफेंग उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें शांत करते हुए खुद बात करने लगता है। वो तो कह रहा था कि क्या आप जानते हैं ये कौन है? वो तो कह रहा था कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता, और वैसे भी इस बड़े मुंह वाले आदमी का मैं जानकर करूंगा भी क्या? तभी पीछे से मिस्टर मा आते हुए काफी घमंड के साथ कहता है वुफेंग से कि अब तुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ और मेरी पावर कितनी ज्यादा है। मेरे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, अब मैं देखता हूँ कि ये शॉप कैसे ओपन रहती है। किंग जूजू का कहना था कि चाहे तुम कितने ही बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, अगर इस होटल में कोई कमी नहीं है तो इसे खुलने से कोई नहीं रोक सकता। पर मिस्टर मा तो काफी ज्यादा घमंड के साथ कह रहा था कि जो भी सेक्शन चीफ सॉन्ग कहते हैं ना, वही रीजन बन जाता है किसी काम को न करने का। इन्होंने तुम्हें बता दिया ना कि ये हेल्थ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो इनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। सेक्शन चीफ सॉन्ग तो काफी ज्यादा अकड़ के टशन दिखाने लगता है ये सुनने के बाद। वहीं मिस्टर मा वुफेंग से कह रहा था कि ये लड़की तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा नहीं करूँगा, सिर्फ इस लड़की के लिए मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे 1 मिलियन दो तो मैं इस मैटर को रफा दफा कर दूंगा और तुम्हारा होटल पहले जैसा ही ओपन रहेगा। मिस्टर जाओ, जो कि अब तक अपना गुस्सा शांत करके उन सभी की बकवास सुन रहे थे, वो कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम हेल्थ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हो, तो फिर तुम्हारी आईडी कहाँ है? मुझे तुम्हारी आईडी देखनी है। आईडी वाली बात सुनने के बाद तो इन दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ जाता है और वहीं खुद को सेक्शन चीफ कहने वाला ये बंदा कह रहा था कि आखिर तुम होते कौन हो जिसे मैं अपनी आईडी दिखाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी भी अरे गहरे बंदे को अपनी आईडी दिखा दूंगा? पर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि मेरा नाम जाओ यालियांग है
और मैं मेकिंग हेल्थ ब्यूरो का हेड हूँ और जितना मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को जानता हूँ मैंने तुम्हें कभी भी वहाँ नहीं देखा। मिस्टर मा तो अभी भी डॉक्टर जाओ की बेइज्जती करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम खुद को हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हारे कपड़े ही 500 युआन से कम के हैं। तुम्हें देखकर तो कोई इस होटल का वेटर भी ना समझे। तुम्हारा हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड होना तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर जाओ तो फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कहते वो फेंग उन्हें शांत करा देता है। तभी ये सॉन्ग नाम का बंदा काफी गुस्से में अपने गुंडों को अपने पास बुलाते हुए कह रहा था कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस होटल को बंद कराओ। आखिर देखता हूँ मैं भी कि ये लोग खड़े खड़े कर क्या लेते हैं हमारा। अगर इन्हें हमसे लड़ना है तो हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। ये बोलने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है, पर बुफेंग बिना कोई बकवास किए उसे एक जबरदस्त किक के साथ नीचे गिरा चुका था। बुफेंग तो कह रहा था कि अब लड़ाई करने के मूड के साथ आए हो तो कैसे तुम्हें जाने दे सकते हैं। वैसे भी किसी फेक बंदे से डील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मिस्टर मा ये देखने के बाद अपने गुंडों से कहता है कि मुंह मत देखो खड़े खड़े इसकी हड्डी पसली कर दो। वो बंदे तेजी से बुफेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं बुफेंग अपने मार्शल आर्ट मूव्स का यूज करते हुए साथ ही अपनी एंशिएंट एल्केमी की नॉलेज का यूज करते हुए उन सभी के प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके उन्हें फ्रीज कर चुका था। वो सभी के वीक प्रेशर पॉइंट पर हिट करता है जिससे वो बिना मूव किए अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। ये करने के बाद बुफेंग भी लाइक हो गया कचरा साफ। वो सभी तो दर्द से काफी बुरी तरीके से तड़पना शुरू कर चुके थे। मिस्टर मा डरते हुए बुफेंग से कह रहा था कि आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम हम सभी को बुली कर रहे हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने क्राइम किया है और तुम्हें पता है इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा और फिर तुमने जो भी हमारे साथ किया है वो उन्हें एक्सप्लेन करने के बाद मैं तुम्हें अरेस्ट करवाने वाला हूँ। बुफेंग तो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि जो करना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बंदा तो फटाफट अपना फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने लगा था। वहीं बुफेंग तेजी से उसकी गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। वो तो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते। बुफेंग तो बिना एक्सप्रेशन के कहता है कि मारना तो क्या, तुझे जान से भी मार दूंगा अगर थोड़ी देर खड़े रहकर और मेरे होटल की बेइज्जती की तो। वो तो उसके बैक बम पे किक करते हुए नीचे गिराते हुए कह रहा था कि अब जो करना है कर ले, मैं यही हूँ। वो तो चिल्लाते हुए अपने गुंडों से कहता है कि मार डालो उसे जान से। वो सभी एक एक करके खुद को संभालते हुए रेडी हो जाते हैं ताकि वो बुफेंग पर अटैक कर सके। वो एक साथ बुफेंग की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो पीछे से उस पर अटैक करे, पर यहाँ तो बुफेंग बिना अपना हाथ उठाए अपनी स्पिरिचुअल पावर के ही इफेक्ट से उन सभी को खुद से दूर धकेल देता है। इस जबरदस्त ऑरा से हिट होने के बाद तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अभी यहाँ हुआ क्या। पर तभी उन गुंडों को नजर आता है कि बुफेंग की आंखों से ब्लू कलर का फ्लेम रिलीज हो रहा है और वो सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। खुद को सेक्शन चीफ कहने वाला ये सॉन्ग नाम का बंदा भी वहाँ पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर डॉक्टर जाओ उसे जाने नहीं देते। ये देखने के बाद वो कह रहा था कि बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम दोबारा फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे। डॉक्टर जाओ तो गुस्से में कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले तू मेरी इंसल्ट कर रहा था और अब मैं अचानक से तेरा बड़ा भैया बन गया। आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे ये प्रिटेंड करने की कि तू हेल्थ ब्यूरो डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव है। अब मैं इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से हैंडल करने वाला हूँ। तुझे क्या लगा कि तू यहाँ से बच के जा सकता है? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का नाम सुनने के बाद मिस्टर मा जो कि अभी इतना ज्यादा चौंक रहा था वो डर से कांपते हुए कह रहा था कि प्लीज पुलिस को मत बुलाना। वो बुफेंग से कहता है कि हम इस मैटर को आराम से भी सुलझा सकते हैं, कि चलिए प्राइवेट में चल के बात करते हैं। उनके बातों के ही बीच में मिस्टर मा के पॉकेट से एक कॉइन बाहर निकल कर गिरता है। उस कॉइन को देखने के बाद हमारा ये बुफेंग काफी ज्यादा क्यूरियस था। वो उस कॉइन को हाथ में उठाते हुए मिस्टर मा से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं तुमसे चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो ये बंदा खुशी खुशी रेडी हो गया था। वो कहता है कि ठीक है जो पूछना है पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। बुफेंग कह रहा था कि एल्केमी ब्लड क्लॉट इस नाम की दवाई के बारे में तुमने आज से पहले कभी सुना है? ये एक तरीके की चाइनीज मेडिसिन है। ये सुनने के बाद मिस्टर मा काफी जल्दी जवाब देते हुए कह रहा था कि नहीं, आज से पहले मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। बुफेंग उस सिक्के को देखते हुए कह रहा था कि ठीक है, फिर मैं किसी ऐसे बंदे से पूछताछ करूंगा जिसे इस दवाई के बारे में पता हो। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करने वाला। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ
पुलिस उसके बारे में तुमसे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये सुनकर उसके अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो कह रहा था कि हाँ हाँ याद आ गया, मुझे इस दवाई के बारे में पता है। ये बहुत पुरानी एंशिएंट मेडिसिन है जो बहुत महंगी बिकती है। ये जो तुम्हारे सामने चीफ सॉन्ग है, इसको सारी डिटेल पता है। सॉन्ग तो बिना पूछे ही सारी चीजें बताना शुरू कर चुका था। वो कहता है कि उस मेडिसिन के लेन देन में ये कॉपर कॉइन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम अपने लेन देन के लिए इसी का यूज करते हैं। जब भी हमें नए प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो हम इस कॉपर कॉइन को उस स्टोन लायन के मुंह के अंदर रख देते हैं, जिससे उन डीलर्स को पता लग जाता है कि हमें स्टॉक की जरूरत है और फिर उनमें से एक बंदा हमें कांटेक्ट करता है और उसके बाद हमें हमारा स्टॉक मिल जाता है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता, प्लीज हम पे रहम खाइए, हमें जाने दीजिए। बुफेंग तो सॉन्ग से पूछ रहा था कि तुम्हें पता है वो ड्रग सेलर आखिर दिखता कैसा है। सॉन्ग बहुत ज्यादा डरते हुए बताता है कि एक दिन मैं मेडिसिन लेने के लिए काफी ज्यादा जल्दी चला गया था, तो मैंने एक बंदे को देखा जो कि काफी ज्यादा मोटा था। उसकी बॉडी पे टैटूज बने हुए थे और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा मोर था। वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ज्यादा पास जाकर उनसे बात करूं। इसलिए मैंने दूर से उसके जाने का वेट किया और उसके जाते ही अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर ली। यहाँ बुफेंग डॉक्टर जाओ से कह रहा था कि डॉक्टर जाओ, हमें ज्यादा से ज्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैटर हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लेट करेंगे तो और भी ज्यादा लोग हर्ट हो जाएंगे। उनके बातों के ही बीच में पीछे से हमारी किंग चूचू ने पुलिस को कॉल कर दिया था और अब अचानक से उनके सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये मिस्टर मा कह रहा था कि हमने तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए, फिर तुमने पुलिस क्यों बुलाई। बुफेंग तो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि हमने थोड़ी बुलाई है, शायद तुमने इतना ज्यादा शोर मचाया कि वो खुद ही तुम्हारी आवाज सुन के यहाँ आ गए। अब एक काम करो, 2 दिन के लिए वहाँ जाकर रेस्ट करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। शांति से सोचने पर क्या पता तुम्हें अपने फ्यूचर को बेटर करने का तरीका मिल जाए। उनके जाने के बाद ये तीनों फिर से अपने डिनर को कंप्लीट करने आ गए थे, जहाँ किंग चूचू कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और ये मिस्टर मा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। इसके बाद तो वो ग्लास टोस्ट करते हुए कह रही थी कि चलो तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए इसे ड्रिंक करते हैं, आज से तुम्हारी न्यू लाइफ जो शुरू हो गई है। किंग चूचू ड्रिंक करने के बाद बुफेंग से कहती है कि मुझे तुमसे ये सवाल कब से पूछना था, कल क्या कर रहे हो तुम, फ्री तो हो ना, या फिर तुम्हारा कल का कोई प्लान है। बुफेंग कहता है कि उसे अपनी मदर को सिटी में लेकर आना है, वो कंट्री साइड पर रहती है। ये सुनकर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा होम टाउन नहीं है, तुम लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते। बुफेंग बताता है कि नहीं, उसकी मदर बुफेंग कंट्री साइड से आती है और वो अडॉप्टेड है, इसलिए उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहती। उसकी मदर बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती है और बुफेंग को हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती है। ये सुनकर तो किंग चूचू कहती है फिर तो तुम्हारी मदर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा ना, मैं किसी दिन उन्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगी। इसके लिए तो बुफेंग भी एग्री था। उसके बाद वो डॉक्टर जाओ से कहता है कि डॉक्टर जाओ, उस ब्लड क्लॉट मेडिसिन का सारा जिम्मा अब आपके ऊपर है। हमें काफी नई चीजें पता लग गई है, इसलिए हमें इसके बारे में और ज्यादा छानबीन करनी शुरू करनी होगी। डॉक्टर जाओ इसके लिए पूरी तरह से रेडी थे। नेक्स्ट सीन हमें बुफेंग की मदर का दिखाया जाता है, जो कि अपने सीन बन की शॉप को ओपन करके उसे चला रही थी। वो काफी पोलाइट लेडी होने की वजह से वहाँ पर काफी अच्छे से सेल्स करती है। ये देखने के बाद लोकल गुंडों की नजर उन पे पड़ जाती है। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि बॉस, ये जो ओनर है ना स्टीम बन शॉप की, ये बिल्कुल भी इजी कोई नहीं है। मैंने सोचा था कि एक बार जाकर इनसे हफ्ता वसूल करूं, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि ये पूरे बच्चों की मदद करती है। इसके अलावा ये कुछ दिनों पहले काफी बुरी तरीके से बीमार हो गई थी, जिसके लिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। बॉस, मुझे नहीं लगता कि इस ओल्ड लेडी के पास ज्यादा पैसे होंगे, हम इन्हें रहने देते हैं। उसका बॉस उसे एक जोरदार चांटा मारते हुए कह रहा था कि उसके लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, तो क्या हमारे लिए है? तुम्हें पता है ना कि हमारा बॉस कौन है, मिस्टर मा, वो हमें नहीं छोड़ेगा तो हम किसी को क्यों छोड़े। अगर हमने सोचा है कि हम कुछ बड़ा करेंगे तो हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते, इसलिए लड़कियों की तरह इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ और अपने घर वालों को खुश रखो, दूसरों का सोचने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद उसके चमचे कह रहे थे कि बॉस, आप तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, आप तो पक्का आगे चल के टीचर बनेंगे, है ना। ये सुनकर तो वो बॉस उसके सर पे भी एक टपली बजाते हुए कह रहा था कि बच्चे, अगर मेरे पास पढ़ाई की डिग्री होती तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर मक्खियाँ क्यों मार रहा होता। उस बॉस की ये वाली बातें सुनने के बाद तो बाकी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं वो तो अपने गुंडों से कहता है कि दांत दिखाना बंद करो और अपने चेहरे पर गुस्सा लेकर आओ।
आज हम लोग बहुत ज्यादा क्रूअल होने वाले हैं सबके साथ। आज इस पूरे स्ट्रीट को हम दिखा देंगे कि हम कितने बड़े गुंडे हैं। आज के बाद से यहाँ लोग हमारे नाम से भी डरेंगे, इसलिए अपनी पावर बाहर निकालो, अपना गुस्सा बाहर निकालो, अपना कमीनापन बाहर निकालो। जितना नीचे गिर सकते हो और जितना क्रूअल बन सकते हो उतने क्रूअल बनो। इसके बाद वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कह रहा था कि चलो मेरे पीछे आओ। वैसे देखने से वो गुंडा कम जोकर ज्यादा लग रहा था। यहाँ दूसरी तरफ ये वुफेंग की मॉम की दुकान पर काफी सारे कस्टमर्स थे। ये बंदा अपनी पलटन लेकर वहाँ जाने के बाद कह रहा था कि आपकी दुकान तो सच में बहुत अच्छी चल रही है। वुफेंग की मदर को लग रहा था कि ये नए कस्टमर है, इसलिए वो उन्हें ग्रीट करते हुए कह रही थी कि आपको क्या चाहिए बताइए। वो बंदा तो गुस्से में उसकी दुकान पर लात मारते हुए कह रहा था कि हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे, हम तुम्हें क्यों बताएंगे। हम मिस्टर माँ के लिए काम करते हैं, तुझे क्या लगा कि तुझे पैसे देकर सामान खरीदेंगे। यहाँ की सारी जमीनें, सारी दुकानें मिस्टर माँ के अंडर आती हैं, इसलिए यहाँ टिकने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। आज से लेकर हर महीने जब भी हम तुम्हारे दरवाजे पर आए समझ जाना कि हमारे प्रोटेक्शन फीस देने का टाइम हो गया है। दोबारा इस बारे में हम तुम्हें याद नहीं दिलाएंगे। ये बोलने के बाद वो वहाँ पड़े टीन के डब्बे में सारे के सारे पैसे देखकर उसे उठा लेता है, वो भी ये कहते हुए कि ये सारे पैसे हमारी फीस है। हाँ, ये पूरे नहीं है, इसलिए हम आधे पैसे कल लेने आएंगे, तो कल हमारे आने से पहले पैसे तैयार रखना, हमें इंतजार करना पसंद नहीं। उस गुंडे की बात सुनने के बाद तो ये वुफेंग की मदर डरते हुए कह रही थी कि मैं भी कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल गई थी, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मैं तो अपने बेटे को भी सपोर्ट करती हूँ, क्या आप मुझे कुछ दिन का वक्त दे सकते हैं ताकि मैं आपको पैसे जुगाड़ करके दे पाऊँ। वुफेंग की मॉम को इस तरीके से गिड़गिड़ाता और रोता हुआ देखने के बाद ये बंदा वहाँ पर मौजूद सारे बंस को जमीन पर गिराते हुए कह रहा था कि मुझे ये बकवास नहीं सुननी, मुझे कल के कल ही सारे पैसे चाहिए। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। तुम्हें यहाँ सामान बेचना तो दूर की बात है, हम शॉप भी ओपन नहीं करने देंगे। ये वुफेंग की मदर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है अपने गिरे हुए बंस को देखते हुए, क्योंकि उनके हिसाब से अभी उनकी अर्निंग का सिर्फ यही एकमात्र सोर्स है, क्योंकि उन्हें ये वुफेंग के साथ क्या हो रहा है अभी तक पता नहीं चला। इन गुंडों को इस तरीके से ये वुफेंग की मदर को बुली करता देखकर वहाँ पर एक और बंदा आकर कहता है कि आखिर यहाँ पर तुम सभी लोग कर क्या रहे हो। उस बंदे को वहाँ देखने के बाद ये सभी गुंडे उसके ऊपर चढ़ते हुए कह रहे थे कि तुम अपने काम से काम रखो, इस मैटर से दूर रहो, अगर हमारे रास्ते में आए तो हम तुम्हारी दुकान भी तोड़ फोड़ के रख देंगे, इसलिए अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो वापस अपनी दुकान पे लौट जाओ। ये बोलकर वो उस बंदे को डराना शुरू कर चुके थे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।